हाय गाइस, वेलकम बैक टू वॉन्डरिंग माइंड्स। तो आपने टाइटल तो पढ़ा ही रहेगा 21,70,000। तो ये टाइटल कैसे आया और क्यों आया? तो एक्चुअली लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और मैंने सोचा कि जितने भी इक्विपमेंट्स है मेरे पास तो वो सब मैं बाहर निकालूं और उसको क्लीन करूं। तो क्लीन करते करते मैंने ये सोचा कि ये हर एक इक्विपमेंट का कितना कॉस्ट रहेगा, वो हम लोग अगर टोटल करेंगे तो कितना होगा। तो वो जो कॉस्ट है वो हुआ 21,70,000। सो मैंने ये सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैंने क्या क्या इक्विपमेंट्स बाय किए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन से DSLR थे और मेरा सबसे पहला DSLR कौन सा था। तो मेरा जो सबसे पहला DSLR है वो है ये Canon 500D, जो मैंने 35,000 का बाय किया था। और ऑब्वियसली मैंने ये किट लेंस के साथ बाय किया था जो कि है 1855। इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी किया है। हम लोगों ने काफ़ी सारे शॉर्ट फिल्म शूट किए। जब मैंने स्टार्टिंग में ये कैमरा लिया था तो ऑब्वियसली उस टाइम पे भी मैंने वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था। तो ये जो कैमरा ये सिर्फ 720p में शूट करता था। उसके साथ साथ इसके अंदर कोई भी मैनुअल सेटिंग्स नहीं है, मतलब सिर्फ वीडियो सेटिंग्स में जाओ, 720p शुरू करो और जो अवेलेबल अपर्चर और जो भी कैमरा चूज़ करेगा उसके ऊपर शूट करो। सो ये कैमरे के साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी शूट किया था और वो जो शॉर्ट फिल्म है वो मामी में भी सिलेक्ट हुई थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था कि यार मैंने ये एक शॉर्ट फिल्म बनाई जो कि मामी में सिलेक्ट भी हो गई। तो उस टाइम पे मुझे एक वो मोटिवेशन आ गया कि मैं वीडियो शूट और अच्छे से कर सकता हूँ। मेरा जो नेक्स्ट कैमरा है वो है Canon 5D Mark III। Mark II से ही एक ऐसा रिवोल्यूशन शुरू हो गया था कि काफ़ी सारे लोग DSLR में से वीडियो शूट करने लगे और शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री शूट करने लगे थे। तो वो रीज़न से ये जो कैमरा है ये मेरे लिए और एक बहुत ही स्पेशल कैमरा है। ये मैंने 1,80,000 का बाय किया था सिर्फ बॉडी। और जो मेरा फर्स्ट वॉन्डरिंग माइंड का ट्रिप था उसके अंदर मैंने यही कैमरा यूज़ किया था और पूरा जो मेरा उधर सिनेमैटिक जो मैंने शूट किया है वो मैंने 5D Mark III पे शूट किया है। जो मेरा नेक्स्ट DSLR है वो है Canon 1DX Mark II। ये जो कैमरा है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये कैमरा जब मैंने बाय किया तो ठाणे में मैं पहला बंदा था जिसने ये कैमरा बाय किया और पूरे मुंबई में मैं सेकंड था। जब मैं बाय करने वाला था उसके पहले तक मेरा रिसर्च ये चल रहा था कि मैं A7S Mark II बाय करूँ और मैं ऑलमोस्ट वो कैमरा बाय करने ही वाला था और उतने में ही Canon 1DX Mark II रिलीज़ हुआ। और उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे और कोई कैमरा नहीं चाहिए, मुझे 1DX Mark II ही चाहिए। और जो A7S II था वो 2,50,000 2,25,000 के आसपास था और ये जो कैमरा है ये मैंने बाय किया 5,50,000 में। तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा था। बट मैंने ये डिसाइड किया था कि अगर मुझे कोई कैमरा चाहिए तो वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको अब तक कोई तोड़ नहीं। ऑब्वियसली 1DX Mark III आ गया है जो कि इसका सक्सेसर है, अभी तक का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कैमरा है। और ये कैमरा बाय करने के बाद में हम लोग गोवा गए थे 12 दिन के लिए और जितने भी सिनेमैटिक वीडियोज़ मैंने उसके अंदर शूट किए वो मैंने ये कैमरा से शूट किया है। और जो मेरा सबसे रीसेंट कैमरा है वो है Sony A6400, जिससे मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये कैमरा मैंने एक्चुअली बाय किया था व्लॉगिंग के लिए। उसके साथ साथ मेरे माइंड में ये भी था कि मैं जब भी कोई व्लॉगिंग कर रहा हूँ या फिर बाहर हूँ तो मैं हमेशा 1DX मेरे साथ कैरी नहीं कर सकता था। उसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि कोई मैं मिड लेवल कैमरा बाय करूँ जिसका क्वालिटी भी डिसेंट रहेगा और उसके साथ साथ मैं व्लॉग भी कर पाऊँ। तो उस रीज़न से मैंने A6400 बाय किया। तो इसका फ़ायदा ये है कि ऑब्वियसली इसका टिल्ट स्क्रीन है जिसके अंदर हम लोग डायरेक्टली अपना फेस देख सकते हैं ड्यूरिंग व्लॉग। और उसके साथ साथ इसके अंदर वो सब स्पेसिफिकेशन है ऑब्वियसली 4K 60 FPS छोड़ के जो मैं एक सिनेमैटिक वीडियो शूट करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो वो रीज़न से मुझे ये कैमरा बहुत अच्छा लगता है और इसका जो साइज़ है ये बहुत अच्छा है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से ये ज़्यादा हेवी फील नहीं होता है, तो व्लॉगिंग के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ड्रोन। तो ये ड्रोन है मेरे पास Phantom 4। तो जो मेरा हरिहरेश्वर वाला वीडियो है और एक 2-3 वीडियोज़ है उसके अंदर मुझे काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कि कौन सा ड्रोन है आपके पास। तो मेरे पास Phantom 4 है। ये ड्रोन मैंने बाय किया था 1,50,000 का। बट ये ड्रोन बहुत अच्छा है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपग्रेड करूँ, बट इतनी सारी चीज़ें मुझे अपग्रेड करनी है तो मुझे समझ नहीं रहा है कि एग्जैक्टली मैं क्या बाय करूँ। बट अभी भी ये ड्रोन बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत स्टडी भी है। जो मेरा सेकेंड लास्ट कैमरा है वो है GoPro Hero 5।
ये हम लोग जब थाईलैंड गए थे तब सेकेंड लास्ट डे पे मैंने इसको पानी के अंदर डाल दिया, जबकि मुझे पता है कि इसका केसिंग थोड़ा निकला है, फिर भी मैंने पानी में डाल दिया थोड़ा रिस्क लेके। बट उसके बाद में से ये बंद पड़ गया, तो मुझे इसको सर्विस सेंटर देना है, ये चल नहीं रहा है ठीक से। और ये कैमरा बहुत अच्छा है अगर आपको पीओवी काइंड ऑफ शूट करना है या फिर एक्शन स्पोर्ट काइंड ऑफ शूट करना है, जैसे पैरासेलिंग या फिर रिवर राफ्टिंग ऐसा सब शूट करना रहेगा, तो ये कैमरा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और सिंस ये कॉम्पैक्ट है तो आप इसको किधर भी माउंट कर सकते हो। और ये कैमरा मैंने बाय किया था 35,000 में। जो मेरा लास्ट कैमरा है वो कैमरा कम स्टेबिलाईजर है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता रहेगा कि ऑस्मो 4K करके आया था, और एक्चुअली इसका जो क्वालिटी है डिसेंट है, क्योंकि इसका जो सेंसर साइज है बहुत छोटा है, लो लाइट में बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है, उसके लिए मैंने इसको कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया। बट ये कैमरा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके साथ साथ स्टेबिलाईजर भी है। तो मतलब अगर आप 3-4 साल पहले जब रॉनिन एस और ऐसे सब स्टेबिलाईजर ज़्यादा फेमस नहीं थे, उस टाइम पे ग्लाइड कैम बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे। जैसे कोई नया सिनेमाटोग्राफर है या फिर यूट्यूबर है, उसको ग्लाइड कैम यूज़ करना नहीं आता था, तो उसके लिए ये जो कैमरा था ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई सेटिंग ज़्यादा करना नहीं पड़ता था, सिर्फ ऑन करके इसको यूज़ करना था। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये मैं एक्साइट होकर मैंने इसको बाय किया था, इसका कॉस्टिंग है 30,000। सो नेक्स्ट जो है वो है, जितने भी मेरे पास लेंसेस है वो, इसमें सिर्फ एक लेंस नहीं है जो कि है 50mm 1.8, जो कि सबके पास होता है, जो अब भी मेरे पास नहीं है, वो कोई और बैग में उसके लिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। बट ये सारे लेंसेस मेरे पास अब भी है। जो सबसे पहला लेंस है 24-105, और ये लेंस का जो कॉस्ट है वो है 75,000 रुपीज़। ये f4 है, 24mm मतलब मुझे अच्छा खासा एक वाइड एंगल भी मिल जाता है, और 105 मतलब मुझे अच्छा खासा जूम भी मिल जाता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि ये फास्ट लेंस नहीं है, मतलब ये f4 तक ही खुलता है। तो जैसे मैंने आपको बोला, जब मैंने 5D Mark III बाय किया उसके बाद में हम लोगों ने फर्स्ट वॉन्डरिंग माइंड का ट्रिप किया था, जो कि नॉर्थ इंडिया में था, और हम लोग वहाँ पे 50 डेज़ के लिए थे। तो 24-105 तो मेरे पास था, बट मुझे उस टाइम पे एक वाइड एंगल लेंस चाहिए था, और वो था कैनन का 14mm, जो कि 1,50,000 का था, और उस टाइम पे मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। उस रीज़न से मैंने ये सैमयंग का बाय किया, जो कि बहुत अच्छा लेंस है। इसका जो लेंस फ्लेयर है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। और ये जो लेंस है ये सिंस इलेक्ट्रॉनिकली आपके कैमरे के साथ नहीं फिट होता, उस रीज़न से इसका जो अपर्चर है वो आपको मैन्युअली सेट करना पड़ता है। तो ये रिंग है, और ये रिंग आप मूव करके इसका अपर्चर सेट कर सकते हो। उस टाइम पे मैंने ये लेंस को बाय किया था 20,000 में। उसके बाद में जो मेरा लेंस है वो है 40mm, जिसको पैनकेक लेंस भी बोलते हैं। ये 2.8 लेंस है। तो सिंस हम कॉर्पोरेट शूट करते हैं जिसके अंदर इंटरव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे 40mm बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोजअप भी नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं होता है। इससे बेटर लेंस 35mm है, जो कि 1.4 है, पर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और वो रीज़न से हम लोगों ने 40mm 2.8 बाय किया है, जो कि 9,000 का है। नेक्स्ट लेंस है वो है 1635 f4। ये लेंस का फ़ायदा ये है कि ये सिंस f4 है तो ये बहुत ज़्यादा शार्पर है 2.8 से, और विनिएटिंग नहीं आता ये लेंस में, तो वो रीज़न से मैंने ये बाय किया, और इसका जो कॉस्ट है वो है 75,000। और उसके साथ ही मैंने 14mm 2.8 बाय किया। मैंने सैमयंग का 14mm 2.8 बाय किया था, बट मेरे माइंड में किधर तो ये था ही कि मुझे कैनन का 14mm लेना ही है, और ये लेंस का जो कॉस्ट है वो 1,50,000 है। और अगर आप इसको सामने से देखोगे तो ये बल्ब शेप में सेम सैमयंग का भी है, बट इसका जो लेंस क्वालिटी है, इसका जो ग्लास क्वालिटी है वो कई गुना बेटर है। और सबसे बड़ी बात मतलब ये वेदर सील्ड है, और ये लेंस मोस्टली मैंने ग्लाइड कैम पे यूज़ किया था, और उसके साथ साथ अगर एस्ट्रोग्राफी करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा लेंस है, क्योंकि ये 2.8 में है, और इसका जो क्वालिटी है ग्लास का वो बहुत अच्छा है, तो लो लाइट में भी ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट लेंस है 50mm 1.4, और 1.4 मतलब जब मैंने ये लेंस बाय किया तो मेरे पास कोई भी ऐसा लेंस नहीं था जो कि 1.4 का है, और ये जब मैंने लेंस बाय किया तो जो मुझे उसका डेप्थ ऑफ फील्ड दिखा तो मैं पागल हो गया था। ये लेंस बहुत सही है, और ये लेंस मैंने बाय किया था 25,000 का। उसके साथ साथ मैंने बाय किया था 85mm 1.8, तो ये बहुत ज़्यादा जूम इन हो जाता है, और जब आपको 85 पे 1.8 मिलता है तो उसका भी क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाता है। बहुत बड़े बड़े बोके आपको पीछे दिखते हैं, और उसका जो ओवरऑल शार्पनेस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है।
और ये जो दोनों लेंस है ये मैंने नेक्स्ट अप के पैसे से लिए थे। मेरा जो चैनल है वो नेक्स्ट अप में सिलेक्ट हुआ था, तो उसमें से जो मुझे पैसे मिले थे उसमें से मैंने ये 2 लेंस बाय किए थे। जो लास्ट लेंस है कैनन का वो सबसे तगड़ा लेंस है और वो है 70-200 2.8। ये लेंस मुझे इतने टाइम से चाहिए था कि मतलब मैंने जब भी इसको देखा था कि यार इसका क्या क्वालिटी है, मैंने काफ़ी बार ये लेंस को रेंट किया था और यूज़ किया था। और ये लेंस मतलब इसका कुछ अलग ही जादू है। अगर आपने ये लेंस यूज़ किया रहेगा ना तो आप भी अग्री करोगे। ये कैनन का मेरा सबसे महंगा लेंस है, इसका कॉस्ट है 2 लाख रुपीज़। ये मैंने MP टूरिज्म में भी यूज़ किया था, उधर हम लोगों ने कुछ वाइल्ड लाइफ के शॉट्स लिए थे। उसके अंदर मैंने इसके साथ साथ 2x का जो एक्सटेंडर होता है वो भी मैंने रेंट किया था, तो ये 70-200 से 400 तक चला गया था। तो वो रीज़न से ये लेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना है तो ये सारे हो गए कैनन के लेंसेज। इसके बाद में जो मेरे पास सोनी के लेंसेज है वो टोटल 3 लेंसेज है मेरे APS-C 6400 के लिए। तो सबसे पहला जो लेंस है वो है 10-18mm और ये मुझे मुंबई में किधर भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये B&H से बाय किया। ये लेंस बहुत अच्छा है। ये लेंस मेनली हम लोग ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि 10mm तो पूरा वाइड हो जाता है वो, और सिंस सोनी A6400 क्रॉप सेंसर कैमरा है 16mm मिलता है 10mm पे। कोई भी आप DSLR बाय करो, अगर आपके पास 50mm नहीं है तो फिर कोई मज़ा नहीं है। उसी रीज़न से मैंने A6400 के लिए भी ये 50mm 1.8 बाय किया फोटोज़ के लिए, और नॉर्मल अगर आपको कोई शूट भी करना है तो उसके लिए ये लेंस बहुत अच्छा है। ये जो लेंस है ये कैनन के 1.8 50mm जितना सस्ता नहीं है। ये लेंस मैंने 19,000 में बाय किया है। ये जो लेंस है ये है सिग्मा 16mm जो कि एक्चुअली मुझे सोनी A6400 में 24mm के अराउंड एक लेंस का जो फोकल लेंथ है उतना मिलता है, बट ये लेंस बहुत सही है लो लाइट के लिए। ये इनडायरेक्टली एक वाइड एंगल लेंस बन जाता है जो कि मुझे 1.4 का अपर्चर देता है, तो उस रीज़न से ये लेंस का जो क्वालिटी है और लो लाइट में परफॉर्म करने का जो एबिलिटी है वो बहुत सही है। वो रीज़न से मैंने ये लेंस बाय किया और ये लेंस का कॉस्ट है 35,000। सो ये जो है ये मेरा सबसे पहला स्टेबलाइज़र है। मैंने ग्लाइडकैम HD 4000 बाय किया था मेरे कैनन 5D के लिए, और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ डेविन सुपर ट्रैम्प का, और मैंने उसके सब वीडियोस में देखा है कि वो ग्लाइडकैम यूज़ करता है। तो ये जब 2011-12 में मुझे मूविंग शॉट्स का जब चस्का चढ़ा था उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास ग्लाइडकैम होना ही चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने ग्लाइडकैम HD 4000 बाय किया, और इसको सीखने में मुझे कम से कम 3 से 4 महीने कंटिन्यूस लगे थे, तब जाके मुझे इसको इजीली बैलेंस करना और इसके साथ शूट करना समझा था। आजकल अगर आप Ronin S यूज़ करते हो और अगर आपने कभी ग्लाइडकैम यूज़ नहीं किया है ना तो आपको नहीं समझेगा कि ग्लाइडकैम का पेन क्या है। बट उसके साथ में ही जब किसी के पास भी Ronin S नहीं था उस टाइम पे अगर आप मूविंग शॉट्स ले सकते हो तो वो सिर्फ आप ग्लाइडकैम से ले सकते थे। मैंने जैसे आपको बोला कि मेरे पास तब इतने पैसे नहीं थे तो मैंने Samyang का लेंस लिया था और उसको मैं Canon 5D पे डालता था, और ये लेंस यूज़ करके जब मैं शूट करता था मेरे ग्लाइडकैम से और मुझे जो वो मूविंग शॉट दिखते थे तो बहुत सही मज़ा आता था। ये मेरा सबसे पहला स्टेबलाइज़र है और ये मैंने बाय किया था 50,000 रुपीज़ में। जो मैंने सेकेंड स्टेबलाइज़र बाय किया था वो था Ronin M, और वो मैंने बाय किया था 1,50,000 का। वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज़र है, और जो मेरा MP टूरिज्म का प्रोजेक्ट था वो मैंने पूरा Ronin M पे ही शूट किया है क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास Ronin S नहीं था, और इसको यूज़ करना एक्चुअली थोड़ा सा बल्कि होने की वजह से टफ़ हो जाता है। जो फिल्म में शूट होता है या फिर जो हाई एंड प्रोडक्शन में शूट होता है वो अभी भी वो लोग Ronin यूज़ करते हैं। जो मेरा सबसे रिसेंट स्टेबलाइज़र है वो है Ronin S, और बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। इसके अंदर आप कोई भी DSLR आराम से फिट कर सकते हो। मैं इसके ऊपर 1DX यूज़ करता हूँ। सिर्फ इसका एक जो नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि इसको आप पूरा असेंबल करके ही चार्ज कर सकते हो, बट इसका जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक बार चार्ज करने के बाद में आराम से आप पूरा दिन भी अगर यूज़ करोगे तो 2 से ढाई दिन आप आराम से ये गिम्बल यूज़ कर सकते हो, और इसके मोटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कैसे भी शॉट्स लो आपको बहुत अच्छा स्टेबल शॉट्स मिलते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है, और ये गिम्बल मैंने बाय किया था 40,000 रुपीज़ में। बट ये वर्थ इट लग रहा है मुझे क्योंकि ऑब्वियसली जो भी अभी वेडिंग शूट्स होते हैं या फिर कोई कॉर्पोरेट शूट होता है
मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा वहाँ पे डायरेक्शन कर रहा हूँ, तो वो रीज़न से जो भी सिनेमाटोग्राफर आता है तो उसको अभी रॉनिन एस या फिर जो जायून क्रेन है अभी यूज टू हो गए लोग यूज़ करना है, तो मैं जब मेरा रॉनिन एस लेके जाता हूँ तो वो लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छे लेंस और कैमराज में तो मैंने इन्वेस्ट किया ही है, पर उसके साथ साथ साउंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो रीज़न से मेरे पास 3-4 अलग अलग टाइप के साउंड की इक्विपमेंट्स है। तो उसमें से सबसे बेसिक जो है वो है ये रोड माइक्रो। ये बेसिकली हम लोग व्लॉगिंग के सेटअप के लिए यूज़ करते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर कोई एक्सटर्नल बैटरी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने डायरेक्टली प्लग कर दिया कैमरे के अंदर तो उससे ही पावर लेके आप ये माइक यूज़ कर सकते हो। और सिंस ये छोटा है और इसके अंदर ये डेड कैट है, तो जो भी विंड का नॉइज़ है वो भी निकल जाता है, आपका सिर्फ ऑडियो है वो क्लियरली आता है इसके अंदर। तो वो रीज़न से ये एक माइक है, और ये माइक मैंने बाय किया था 6000 रुपीज़ में। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट माइक है जिससे अभी मैं करंटली शूट कर रहा हूँ वो है रोड माइक प्रो। और उसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो थोड़ा ज़्यादा डायरेक्शनल है, बट उसके साथ साथ उसके अंदर आपको बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। वो रीज़न से वो एक एडिशनल आपको स्टेप ऐड करना पड़ता है, आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपके पास बैटरीज है, बट उसका क्वालिटी रोड माइक्रो से बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वो मैंने बाय किया था 17,000 रुपीज़ में। अच्छा, ये दो माइक से मुझे याद आया, मेरे पास लेपल किट भी है, मेरे पास 2 सिनाइजर के लेपल किट है, और वो मैं मोस्टली इंटरव्यूज़ के लिए यूज़ करता हूँ। जब भी हम लोग कोई प्रोफेशनल शूट करते हैं उस टाइम पे हम लोग रोड माइक्रो या रोड माइक प्रो ये दोनों भी यूज़ नहीं करते, हम लोग वो लेपल माइक यूज़ करते हैं। और वो लेपल माइक किट का जो कॉस्ट है वो रफली 50,000 का है, जो मेरे पास 2 है। सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया है वो है लाइट्स। और इनका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर मैं दोनों भी टेम्परेचर सेट कर सकता हूँ, मतलब डे लाइट 5600 भी और टंगस्टेन मतलब 34-3500 तक भी मैं जा सकता हूँ। तो ये जो लाइट्स है ये मैं वेडिंग शूट्स में, कॉर्पोरेट शूट्स में या फिर टॉकिंग हेड वीडियो जैसे कि मैं अब भी शूट कर रहा हूँ, इन सब में मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये सब कुछ अपने बाय कर लिया, बट ऑब्वियसली शूट करने के बाद में वो सब फुटेजेस स्टोर करने के लिए आपको कुछ तो लगेगा, राइट? तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली मेरे पास एक ही हार्ड डिस्क था, बट ओवर द पीरियड मुझे समझते गया कि मैं फुटेजेस डिलीट नहीं कर सकता, वो रीज़न से मैं हार्ड डिस्क बाय करते गया। तो आज जाके मेरे पास ये आधे से भी कम हार्ड डिस्क मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा हार्ड डिस्क मेरे ऑफिस में है। मेरे हर एक हार्ड डिस्क को मैंने लेबलिंग किया है, जो वेडिंग के फुटेजेस है वो मैं एक हार्ड डिस्क में रखता हूँ, उसका सेकेंड बैकअप मैं दूसरे हार्ड डिस्क में रखता हूँ। और उसके साथ साथ मैंने ये जो है ये 2 लेसी के हार्ड डिस्क बाय किए हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसको रगेड हार्ड डिस्क ही बोलते हैं, तो जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे साथ में ये कैरी करता हूँ। सो ये जो 2 लेसी के हार्ड डिस्क है ये दोनों का कॉस्टिंग मिला के 56,000 होता है। और ये जो वेस्टर्न डिजिटल का 4 TB का हार्ड डिस्क है ये मैं 8,000 में बाय करता हूँ। अभी करंटली मेरे पास वेस्टर्न डिजिटल के 10 हार्ड डिस्क है, तो टोटल उसके अंदर जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो है 80,000 रुपीज़। अच्छा, और कोई चीज़ें मेरे हाथ से स्किप हो गई है, उसमें से एक जो है वो है ये, और इसके अंदर मेरे 1DX के कार्ड्स है, और ये 128 GB का एक कार्ड है जो मुझे रफली 35,000 का पड़ता है एक कार्ड। और उसके बावजूद फिर बाद में मेरे पास CF कार्ड है जो मैं 64 GB का है, 32 GB का है, और नॉर्मल SD कार्ड भी है 64 GB के, वो मैं मेरे 5D Mark III के लिए या फिर सोनी के कैमरे के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये भी कार्ड का एक अलग से इन्वेस्टमेंट है। सो ये जो है ये मेरे पास होया का ND फिल्टर है, ये ND8 है। अगर आप देखोगे तो इसमें एक्सपोजर कम हो जाता है, तो ऐसे मुझे और बाय करने हैं ND8, ND16, ND32। वो जब मैं बाय करूँगा तो ऑब्वियसली मेरा जो शटर स्पीड है वो मैं कंट्रोल कर पाऊँगा, और अगर मुझे लॉन्ग एक्सपोजर अगर फ़ोटोशूट करना है या फिर टाइम लैप्स लेना है वो मैं ले पाऊँगा। और अगर मुझे बहुत ज़्यादा लाइट रहेगा तो अगर उसको कट डाउन करना रहेगा शटर स्पीड बिना बढ़ाए, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे पोलराइज़र भी है और UV फिल्टर भी है। सबसे लास्ट जो चीज़ है उसका भी मैंने कॉस्टिंग इसके अंदर ऐड नहीं किया है। मेरे पास मैनफ्रोटो का और शिरयू का एक ट्राइपॉड है, शिरयू का एक मोनोपॉड भी है और मैनफ्रोटो का भी एक मोनोपॉड है। ऑलमोस्ट मेरा हर एक ट्राइपॉड इंक्लूडिंग हेड 25,000 के आसपास जाता है, और जो मेरा मैनफ्रोटो का जो मोनोपॉड है और जो शिरयू का मोनोपॉड है वो रफली 15,000 के आसपास है। सो इन दी एंड मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरा टोटल कॉस्ट है जो इसके अंदर मैंने ऐड किया है जो कि 21,70,000 और जो अनएडेड है, तो रफली जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो 5 से 6 साल में 25 लाख का हुआ है। ये जो अमाउंट है ये सुन के आप
डर मत जाओ या फिर डिप्रेस मत हो जाओ। ऑब्वियसली आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो मैंने शुरू किया था शूट करना, वो मैंने 500D से शूट किया था जिसका कॉस्ट है 35,000, और आई एम श्योर कि आपके पास इससे बहुत ज़्यादा बेटर कैमरा ही रहेगा अब भी। और सेकेंडली मैं आपको और एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, 5D Mark III बाय करने तक मुझे घर वालों ने सपोर्ट किया। उसके बाद में हम लोगों ने जितना भी बाय किया है, वो जो प्रोजेक्ट्स हम लोग को मिले उसमें से हम लोगों ने बाय किया है। तो आप ये सोच के मत चलो कि घर वालों से पूरा मिला है और हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ हम लोग ओवर द पीरियड धीरे धीरे करके हम लोगों ने बाय किया है। सो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया रहेगा और आपको ये सारे इक्विपमेंट्स देख के उतना ही मज़ा आया रहेगा जितना मुझे आपको दिखाने में मज़ा आया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय गाइज।